नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। दावा किया गया है कि सरकार ने गोल्ड रिजर्व का सोना बेच दिया है। अब सरकार ने इस खबर को पूरी तरह से झूठा बताया है। पीआईबी ने फैक्ट चेक करके बताया कि गोल्ड रिजर्व से 1 लाख करोड़ का सोना बेचने का दावा फेक है। एक विदेशी एजेंसी ने खबर दी थी कि सरकार ने गोल्ड रिजर्व से सोना बेचा है। अब सरकार ने इसे फेक न्यूज बताया है, तो एक फेक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी। नैरेटिव ये कि गोल्ड रिजर्व से सरकार ने सोना बेच दिया है। इस खबर को पूरी तरीके से फेक बताया गया है। पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया है और ये बताया है कि ये खबर पूरी तरीके से झूठ है, पूरी तरीके से ये जो खबर है ये फेक है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, ये कितना गंभीर मुद्दा है जिसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत इस लिहाज से हुई कि एक फॉरेन न्यूज एजेंसी ने इस बात का क्लेम किया था और उसके आधार पर ये दिखाया था कि किस प्रकार से भारत में जो आरबीआई है, जो कि गोल्ड के रिजर्व को रखता है, उसमें कितनी बड़ी मात्रा में बेचा गया है। और ये इस संदर्भ में कि हम सभी जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति कमज़ोर हुई है और क्योंकि गल्फ़ में क्राइसिस चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को के लिहाज से एक बड़े संकट के तौर पर उस एजेंसी ने इशारा किया, जबकि हकीकत इससे दूर दूर तक हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर 2025 से सितंबर 2025 के बाद के आंकड़े को देखें, फिर 2026 के मार्च के आंकड़े को देखें और मई के आंकड़े को देखें गोल्ड रिजर्व का, तो उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। और भारत के पास जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी और उसमें गोल्ड के हिस्से की बात कर लें तो उसमें बढ़ोतरी ही हुई है। तकरीबन 16.82% अभी है, जो कि सितंबर में 15 दशमलव समथिंग था। तो उस लिहाज से अगर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक तो गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी ही हुई है और दूसरी चीज़ कि 882 लाख टन सोना जो था वो अभी वैसे ही है। और आरबीआई इसमें हर महीने में अपने वेबसाइट पर इस रिपोर्ट को जारी भी करता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें कोई गोपनीयता हो, बल्कि हर महीने आरबीआई के वेबसाइट पे मंथली रिपोर्ट जो डाली जाती है उसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि भारत के पास फॉरेक्स कितना है, यानी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कितना है, गोल्ड कितना है। और ये पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी देश के आर्थिक सुरक्षा कवच को एक प्रकार से इंडिकेट करते हैं। और फॉरेन करेंसी की बात कर लें तो वो देश रखता है कि खासतौर पे जो हम इंपोर्ट करते हैं और अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो उस कंडीशन में वो रिजर्व काम करता है। दूसरी तरफ गोल्ड रखा जाता है। गोल्ड न सिर्फ आरबीआई द्वारा देश में रखा जाता है, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे जगहों पर भी रखा जाता है, ताकि कभी कोई क्राइसिस हो तो बहुत आसानी से उसको वोलाटाइल किया जा सके, लिक्विडेट किया जा सके। तो वो रिजर्व वैसा का वैसा ही है। और निश्चित तौर पे उस एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसे सरकार ने पूरी तरह से फेक बताया है, खारिज किया है। देखिए, सरकार ने तो अपना दावा बता दिया है, सरकार ने तो अपना पक्ष बता दिया देवेंद्र, लेकिन जब से सोशल मीडिया पर खबर सर्कुलेट हो रही थी, विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसे आधार बनाकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि झोला उठाकर वो चले जाएंगे, लेकिन हमें तो अपने देश में रहना है, तो बताना होगा सरकार को कि असली सच्चाई क्या है। ऐसी खबरों को हवा देना विपक्ष के लिए कितना मुसीबत भरा साबित हो सकता है? देखिए, जब से आप देख रही हैं कि ईरान क्राइसिस के चलते, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक वैश्विक संकट है और उस वैश्विक संकट के चलते अगर आपको जो इंपोर्ट का जो बिल है आपका बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया है, तो उस इंपोर्ट के बढ़े हुए बिल के चलते आपको ज़्यादा फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है या आपका जो रुपए है और डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है। तो ये संकट तो वैश्विक जो क्राइसिस है उसके चलते एक समस्या है, लेकिन उस समस्या को इस रूप में प्रोपेगेट करना कि भारत में कोई आर्थिक संकट नज़र आ रहा है, कोई बहुत ढांचागत समस्या नज़र आ रही है, वो निश्चित तौर पे अपोजिशन के उस स्टैंड को देखें तो वो विचित्र ज़रूर समझ में आता है। और सरकार के सामने ये चिंता ज़रूर रहती है कि सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पर फेक चीज़ें बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर जाती हैं, उसको कैसे सही समय पर लगातार काउंटर किया जा सके, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपके इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। और उस लिहाज से सरकार ने जैसे इस रिपोर्ट को देखा उसके बाद विपक्षी दल से निशाना साधने की कोशिश की है, तो आरबीआई ने क्लैरिफाई किया और सरकार ने बाकायदा फैक्ट चेक भी किया है। बिल्कुल, अब इस पर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, अब अगला क्या नैरेटिव करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस पीछे खबर दिल्ली के मालवीय नगर से भी बता दें, जहां भीषण अग्निकांड की खबर आई। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग
आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। रेस्टोरेंट के बेसमेंट में आग लगी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम स्पॉट पर मौजूद है। फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। आग लगने की जानकारी सुबह 9 बजे पुलिस को मिली। बिल्डिंग से 3 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन 10 लोगों की जान चली गई। 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस अग्निकांड में। फिलहाल आग को काबू पाने की कोशिश भी लगातार जारी है और अंदर अगर कोई जिंदगी बाकी है तो उसे बाहर निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, बताइए क्या डिटेल मिल पा रही है, आग कितनी भीषण है? अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या अंदर और भी कोई जिंदगी बाकी है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए प्राची, ये लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट है जो कि मालवीय नगर में है और इस रेस्टोरेंट के ऊपर एक जिम भी बना हुआ है। इसमें बेसमेंट भी है। तो आग जो लगी थी वो बेसमेंट से लगी थी और माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। और क्योंकि 9:15 बजे की ये कॉल हुई है, 9 बजे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचती हैं। कई लोग अंदर फंसे हुए थे, उनको निकाला जाता है बाहर, उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन क्योंकि कई लोग बेसमेंट के अंदर जो है फंस गए थे, आग की लपटें काफी ज्यादा थी, यही कारण था कि अब तक 10 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है इस अग्निकांड के अंदर। और अभी यह माना जा रहा है कि कुछ और लोग भी अंदर फंसे हो सकते हैं। तो अभी क्योंकि कूलिंग प्रोसेस पूरा चल रहा है और जो दिल्ली फायर सर्विस यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 10 से ज्यादा वहां मौके पर मौजूद है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां पर लगातार काम कर रही है। तो अभी तक क्योंकि 10 मौत की पुष्टि जो है वो इसमें हो चुकी है, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है, कूलिंग प्रोसेस जो है वो वहां पर चल रहा है। तो अभी पुलिस की और फायर ब्रिगेड की प्रायोरिटी पहले यही है कि जो भी लोग और अंदर फंसे हो सकते हो उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ, क्योंकि नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर इसके जिम है और नीचे बेसमेंट जो है वो इसके अंदर है और बेसमेंट से ही आग लगना शुरू होती है। तो आग इतनी भयानक थी कि लोग अंदर फंस गए, वो बाहर नहीं आ सके। स्टाफ भी जो है वो रेस्टोरेंट का अंदर था और उसके बाद ये आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि इसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 15 लोगों को जो है वो इसमें रेस्क्यू कराया गया था। इस पूरे जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जो पब्लिक थी मौके पर उन्होंने, और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की टीम है उन्होंने कई लोगों को रेस्क्यू कराया। लेकिन 10 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हो चुकी है। आग का जो मृतक है उनका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग धुएं के अंदर फंस गए थे, उनकी धुएं में दम घुटने से मौत हुई है। कई लोग जो है वो जिस तरीके से आग लगी उसके चपेट में आ गए, उससे उनकी मौत हुई है। ये बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है। 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, अंदर लोग फंसे भी हो सकते हैं, जिनको निकालने का काम भी लगातार जारी है। तुला बने रहेगा हमारे साथ। पूर्व विधायक सोमनाथ भारती मालवीय नगर के क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। क्या हुआ था? सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहां ठहरते हैं, और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं, और जो पॉइजनस गैस कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, उससे भी काफी लोग आहत हुए हैं। और 99% लोग फॉरेनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, सोमालिया के भी हैं, कुछ और मिडिल गल्फ कंट्रीज के भी हो सकते हैं। अब सारे अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, अब वो जांच करके बताएंगे। लेकिन जो हुआ बहुत दर्दनाक है और दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनके बदले उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दें और जांच करें और पड़ताल करें कि अब देखिए, इस पूरे मामले पर जांच भी होगी, पड़ताल भी होगी, पता लगाया जाएगा कि आग किन कारणों की वजह से लगी है, और यह भी पता लगाया जाएगा कि रेस्टोरेंट अगर चल रहा था, बेसमेंट में अगर इस रेस्टोरेंट का कुछ काम भी होता था तो क्या सेफ्टी मेजर्स का पालन किया गया था, क्या फायर सेफ्टी मेजर्स का पालन किया गया था। 10 लोग अगर जिंदा जल गए हैं इस होटल में या इस रेस्टोरेंट में तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इन तमाम बातों का पता लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यह है कि इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए, और अगर
कोई अंदर जिंदा बचा है या अगर कोई जिंदगी अंदर है तो उसे सुरक्षित वक्त रहते बाहर निकाल लिया जाए। अब मौके पर मौजूद लोगों का क्या कहना है ये आप सुनिए। नाम आपका? ओम नाम है मेरा। क्या देखा आपने? मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियां जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। अब लोग जो बता रहे हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए जिंदा कूदे हैं, बाकायदा जैसे सोमनाथ भारती बता रहे थे कि गद्दे नीचे लगा दिए गए थे ताकि लोग कूद जाएं और लोग अपनी जान बचा सकें, लेकिन इन सब के बीच 10 लोग जिंदा जल गए हैं और कई लोग हैं जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप तस्वीर देखिए, तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल थी। बेसमेंट में आग लगती है और देखते ही देखते ये आग विकराल रूप ले लेती है, धुआं करके लपटें उठने लगती हैं, काला धुआं उठने लगता है और इसके अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन 10 लोग अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए, 10 लोगों की जान चली गई और बाकी जो लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सुबह में जब यहाँ से पहले अपना नाम बताइए। 1 मिनट। आपका नाम? शेर खान। आपने क्या देखा? सुबह मैं जब दुकान के लिए जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेकर वो 3री मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे। फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया मामला। टाइम कितने बजे का? ये 9 बजे का टाइम था, 9 बजे। देखिए, मालवीय नगर में जो कुछ हुआ उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किसकी लापरवाही की वजह से 10 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जो महाराष्ट्र में हुआ अब वो बंगाल में होने जा रहा है। जून 2022 में जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ था, क्या 4 साल बाद जून 2026 में वही हाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ होने जा रहा है? 4 साल पहले जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर उद्धव से असली शिवसेना छीन ली थी, क्या उसी तरह ऋतुव्रत बैनर्जी ममता से तृणमूल छीन लेंगे? क्या ऋतुव्रत बैनर्जी बंगाल के नए शिंदे बनने वाले? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ममता के विधायक बागी हो गए हैं। ममता बनर्जी के बागी विधायक एक एक कर बंगाल विधानसभा पहुंच रहे हैं। वो खुद को असली तृणमूल बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी के जिन 2 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था, अब वो दोनों ही विधायकों ने बाकी विधायकों ने साथ दे दिया है। बागी विधायकों का विधानसभा पहुंचना जारी है। ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा का दावा है कि उनके पास 59 विधायकों का सपोर्ट है। आपको यहां जानकारी दे दें कि टीएमसी के पास कुल 80 विधायक हैं और अगर पार्टी टूटती है तो उसके लिए 2/3 यानी कि 54 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि बागी गुट 59 विधायकों के सपोर्ट का दावा कर रहा है। यानी जरूरी आंकड़े से 5 विधायक ज्यादा बागी गुट के पास हैं और यही सबसे बड़ी मुसीबत ममता बनर्जी के सामने है, क्योंकि ये मसला सिर्फ नेता विपक्ष के पद को लेकर है या ये आगे पार्टी की सबसे बड़ी बगावत या पार्टी की सबसे बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है? क्या सिर्फ नेता विपक्ष का पद ही ममता बनर्जी के हाथ से जाएगा या फिर पार्टी भी उनके हाथ से जाएगी? ये सवाल अब गहराता जा रहा है। मुझे एक सेकंड एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हैं, मैं भी बाहर से सुन रहा हूँ कि अंदर कुछ हो रहा है। मेरा पर्सनल काम है, मैं अंदर जा रहा हूँ, जाने दीजिए। उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ। ऋतुव्रत या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कलीग थे, 2 दिन पहले भी थे। हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा, एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना?
अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। 59 लोग हो गए हैं। अच्छा, सुन रहा आपका हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है। तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो ये दादा ये जो ब्रिलियंट होने के विरोध ये अचानक से अभिषेक क्यों? के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक की दादा वजह ये से जो आप लोगों का अपोज था ये किसके खिलाफ था? हाँ, मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। हाँ। पूरा LOP एक्ट बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि रुद्रप्रताप जैसा कोई अगर विधायक अगर LOP बन जाए तो काम करने में असुविधा हो। अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में टूट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ममता के बेहद करीबी विधायक बागी गुट में शामिल हो गए हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे अरूप रॉय भी बागी गुट के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री सबीना यास्मीन भी विधानसभा पहुंच गई हैं। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले के एमएलए नियामत शेख, शमशेरगंज एमएलए मोहम्मद नूर आलम, पूर्व मंत्री और कस्बा से विधायक जावेद खान, टीएमसी के बेहद सीनियर लीडर और बीरभूम से विधायक नेता काजल शेख, पूर्व राज्य मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, केशपुर एमएलए शिवली साहा, हावड़ा के उदय नारायणपुर एमएलए समीर पांजा, डोमजुरे से विधायक तपस मैती और उत्तर दिनाजपुर से विधायक गुलाम रब्बानी विधानसभा पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल ममता बनर्जी के पुराने विश्वास पात्र बागी गुट में शामिल हो गए हैं, बल्कि ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी ऋतुव्रत बैनर्जी से हाथ मिला लिया है। अब ममता बनर्जी की पार्टी में ऑल इज वेल तो नहीं है। इस बात का पहला संकेत 31 मई को मिल गया था जब ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे थे, यानी 60 विधायक नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी से इन विधायकों ने दूरी बनाकर रखी। दूसरा मौका कल यानी 2 जून को आया जब ममता बनर्जी ने शुवेंदु सरकार के खिलाफ धरना दिया। तब भी टीएमसी के गिने चुने विधायक ही वहां पहुंचे और आज तो बागी गुट के विधायक बंगाल विधानसभा पहुंच रहे हैं। बागी गुट के 59 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। ये गुट ये दावा कर रहा है कि 59 विधायकों का समर्थन उनके पास है और बाकायदा स्पीकर के सामने इन विधायकों की परेड करवाई जा रही है। एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला विधानसभा के भीतर जारी है। আমি আজকে এসেছি আমার পেট বিলটা নিতে আমি বেরোবার সময় প্লিজ दीदी दीदी आप लोग क्या चीज में बैठे थे आज कुछ बोले क्या मिलेगा तो बोलेगा हाँ दीदी कितने लोग हैं आप लोगों का साथ? जाएगा ना तब आपका नया दल अपोजिशन लीडर चुनने वाला आप लोग? नहीं अभी जाएगा थोड़ा मीटिंग करके आएगा तो बता सकेगा कौन कौन अपने विधायक। और देखिए ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा सियासी संकट आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी अभी अपनी पार्टी को बचाने में नाकाम साबित हो रही हैं। कोशिशें उन्होंने की, एक इमोशन क्रिएट करने की कोशिश की, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, ये बताया कि वो लड़ने वालों में से हैं, थकने वालों में से नहीं है, वो या तो लड़ेंगी या तो मरेंगी, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने विधायक उनके साथ नहीं है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ हैं और देवेंद्र पाराशर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अब ये समझाइए कि संकट अभी तक तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी को लेकर था, लेकिन अगर 59 विधायक ममता बनर्जी से अलग जा रहे हैं तो सीधे सीधे तौर पर क्या ये नाराजगी अब ममता बनर्जी से भी है? बिल्कुल प्राची, और जो क्लेम किया जा रहा है 59 विधायकों के सपोर्ट का, निश्चित तौर पे वो बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और उसमें खतरा इस रूप में कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता के भीतर उनका अपना सपोर्ट तो पहले खो ही चुकी थी, पार्टी के भीतर भी वो सपोर्ट अब अपना खो रही है। अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका हुआ करता था वो खो रही हैं। हालांकि ये दोनों 2 चीज़ें देखने में भले ही लगती हों, लेकिन एकदम से को रिलेटेड होती हैं कि अगर जनता आपको नकार दे, जो कि ममता बनर्जी के केस में दिख रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि नंदीग्राम से हारी, तो इस बार फिर भवानीपुर अपने गढ़ में चुनाव हार रही हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं लोगों के द्वारा, टीएमसी के लोगों के द्वारा अंडे फेंके जा रहे हैं। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया, और जनता ने अगर नकार दिया है तो फिर पार्टी में आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड बची नहीं रह सकती है। कुछ लोग आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के ज़्यादातर लोग आपके खिलाफ रहेंगे। और अभी आप देखें तो टीएमसी के जो विधायक जीत कर आए हैं, वो उनका भी ये मानना है कि अभिषेक बनर्जी के हाई हैंडेडनेस के चलते, उनके गलत मैनेजमेंट के चलते, पार्टी को गलत दिशा में लेके जाने के चलते इस चुनाव में इतनी बुरी तरह से दुर्गति हुई है, हार हुई है। और ऐसे में ममता बनर्जी फिर से क्योंकि उन्हीं को थोप रही हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि ममता बनर्जी का जो करिश्मा हुआ करता था
टीएमसी के नेता में ज़्यादातर अब ये मान रहे हैं कि वो करिश्मा अब ढल चुका है, उम्र भी उनके साथ अब उस रूप में सपोर्टिव नहीं रहेगा उस प्रकार के पॉलिटिक्स के लिए। तो अब उनको कोई और विकल्प तलाश करना है और वो विकल्प टीएमसी के भीतर किसी नए लीडरशिप को लेकर, हालांकि वो लीडर कौन होगा अभी जैसे जो नाम सामने दिख रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी या संदीपन साहा, उनके नेतृत्व में वो दिख रहा है, लेकिन आगे वो कौन होगा ये तो बात की बात है। लेकिन ज़रूर दिख रहा है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये अपने पार्टी में भी अपना जनाधार बहुत हद तक खो चुके हैं और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है, नाराजगी इस कदर हावी हो चुकी है कि अब पार्टी टूट रही है और ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। जिन्हें मजे हुए राजनेता के तौर पर देखा जाता था, जिन्हें एक फाइटर के तौर पर देखा जाता था, वो ममता बनर्जी आज असहाय नजर आ रही हैं अपने पार्टी के विधायकों के सामने। अब ओंकार, एक बात और समझाइए, आज विधायकों की परेड हमने देख ली, मिनी बस में सवार विधायक हमने देख लिए, उनकी बातें हमने सुन ली, 59 विधायकों का दावा भी हमने देख लिया। क्या ये दावा सिर्फ और सिर्फ नेता विपक्ष के पद को लेकर है या यहां से आगे बढ़कर अब असली गुट का दावा भी ऋतव्रत पेश कर सकते हैं? जी देखिए, सिर्फ नेता प्रतिपक्षी नहीं, इसके अलावा जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो नाराजगी था वो अब उभर के आ रहा है। वो अब सामने खुलकर विधायक बोल रहे हैं, क्योंकि कई विधायकों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में वो तो ये तक कह चुके हैं कि उनको पार्टी में बात करने की कोई जगह नहीं दिया जाता था। पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लोग ही बात कर सकते थे, बाकी विधायक हो, नेता हो, कोई भी हो, वो पार्टी के अंदर बात ही नहीं। तो ये जो नाराजगी काफी दिनों से जमा हुआ था, तो यही अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सिर्फ नए बने विधायक ही नहीं, इसके अलावा जैसे कि तमाम जो ममता काफी करीबी थे वो भी आज यहाँ पर नजर आए विधानसभा में, जैसे कि रतिन घोष हो गया, काजोल शेख हो गया, कस्बा से विधायक जावेद खान हो गया, ये जो विधायक है चंद्रनाथ सिन्हा हो गया, ये सारे ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। तो वो अब ऋतव्रत बंदोपाध्याय के गुट में शामिल हो जाना, कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है, काफी दिनों का नाराजगी, वो उभर के सामने आ रहा है और वो खुलकर बोल रहे हैं इस वक्त कि वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय के साथ है। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड के बात में कह रहा हूँ कि वो ऑफ द रिकॉर्ड में सभी नाराजगी अपने जो है व्यक्त कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ ही नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ भी नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रहा है और इस वजह से ही आज जैसे कि देखा गया ऋतव्रत बंदोपाध्याय रेजोल्यूशन का एक लेटर उनके पास है, ऐसे ही कहा जा रहा है, और वो लेटर लेके 59 विधायकों का सिग्नेचर वाला वो लेटर लेके किसी भी वक्त वो स्पीकर के पास पहुंच सकते हैं। और वो ठीक है ओंकार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर और बता देते हैं, मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी एक नई तस्वीर सामने आई है। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट से लोग कूदते हुए दिखे हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने कैसे दूसरी तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है, उसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। आप देखिए, काले धुएं का गुब्बार और ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिल रही हैं। इस रेस्टोरेंट में आग लगती है और जो आग है वो धीरे धीरे करके ऊपर मंजिलों तक फैलनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद लोग कूदने लगते हैं, अपनी जान बचाने लगते हैं। अभी आपने देखा एक शख्स आपको कूदता हुआ नजर आया होगा। व्यवस्था ये की गई आसपास के लोगों की तरफ से कि गद्दा लगा दिया गया ताकि लोगों को कम से कम चोट लगे। हालांकि इस दौरान भी लोगों को गंभीर इंजरीज हुई हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जान बच गई है। वो 10 लोग जिनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, उनकी तो जान चली गई, वो तो जिंदा जल गए इस रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन जिन लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला, अपनी जान बचाने के लिए वो कैसे कूदे हैं, ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। ये लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट है और ऊपर की जो मंजिलें हैं, क्योंकि बेसमेंट में आग लगी थी, तो दूसरी तीसरी मंजिल में जो लोग थे, क्योंकि आग धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, तो जैसे जैसे आग बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। तो लोगों ने कूदना मुनासिब समझा। जब उनको कोई जगह नहीं मिली बाहर निकलने की, तो वो कूदते हुए नजर आए, वो बाहर निकलते हुए नजर आए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए। सबसे पहले अतुल, आप मुझे ये बताइए, बेसमेंट में आग लगी थी, एक रेस्टोरेंट है, अगर इस पूरी बिल्डिंग की बात करें तो ये पूरी बिल्डिंग क्या कमर्शियल बिल्डिंग है? ऊपर पहली दूसरी तीसरी मंजिल पर क्या हो रहा था, और यहाँ से जो लोग कूदे हैं, क्या बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था? कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे इस बिल्डिंग में?
देखिए ये छोटा सा आप माने तो एक होटल टाइप है जिसमें नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ था और ऊपर कई रूम्स बने हुए थे। इसमें हमने देखा कि कई जो विदेशी नागरिक हैं वो भी इसके अंदर रुके हुए थे। कुछ हमने देखा कि जो कूदते हुए लोग, कुछ जली अवस्था में लोग जो है वो वहां से मिले हैं। और अभी मैं आपको मौके पर दिखाना चाहूंगा, ज्वाइंट कमिश्नर है सदर्न रेंज के विजय कुमार, वो यहाँ पर मौके पर है। डीसीपी जो है वो यहाँ मौके पर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आप मौके पर देख सकते हैं। और अभी तक की जो जानकारी है कि जो रेस्टोरेंट के अंदर या होटल के अंदर जितने भी लोग थे उनको यहां से निकाल लिया गया है। जो घायल थे, जिनकी मौत हो चुकी है, उनको अस्पताल लेकर जाया गया था। 10 लोगों की मौत की खबर अब तक पुख्ता हो चुकी है। आंकड़ा ये और बढ़ेगा क्योंकि लोग जो है वो इसके अंदर बुरे तरीके से फंस चुके थे। आग देखिए कितनी विकराल थी, एकाएक ये आग बढ़ती है और जो लोग हैं वो इसके अंदर फंस जाते हैं, जिसमें इतनी ज्यादा मौतें होती हैं। आप देखिए यही वो गली है और तमाम आला पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौके पर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और लगभग सुबह 9:15 बजे की ये कॉल होती है जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है। और ठीक मेरे आप सामने देखेंगे, वहां भी आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है, लेकिन जो दर्दनाक मौतें इस पूरे मामले के अंदर हुई है वो निश्चित रूप से कई सवाल इस पूरे मामले के अंदर खड़ा करती है। आप देखेंगे पूरा तारों का यहाँ पर जाल देखेंगे आप, ये पूरी गली के अंदर किस तरीके के तारों का ये जाल है जिससे बताया जाता है कि आग लगनी शुरू हुई थी। और उस आग के जब लगती है तो उसके बाद ये जो लेमन ग्रीन इन ये रेस्टोरेंट कम होटल है और इसके अंदर ये आग लगती है। बेसमेंट से आग फैलती है और पूरी बिल्डिंग के अंदर ये आग जो है वो फैल जाती है, जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की मौत जो है वो जलने से हुई है। फिलहाल जब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यानी कि दिल्ली फायर सर्विस की टीम यहां पर पहुंची तो कई लोगों को यहां से रेस्क्यू कराया गया। लगभग 37 लोगों को रेस्क्यू यहां से कराया गया था, लेकिन इसमें कई लोगों की मौत की जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे वैसी ही खबर सामने आ रही है। मरने वालों का आंकड़ा 18 पहुंच गया है। 18 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है इस भीषण अग्निकांड में। एक रेस्टोरेंट जो होटल भी था जहां लोग कमरा लेकर रह भी रहे थे, वहां एक बेसमेंट पे आग लगती है और देखते ही देखते आग बेकाबू हो जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगते हैं, भागने लगते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और जो लोग अपनी जान नहीं बचा पाते उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। 18 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट है जिसके बेसमेंट में आग लगने की कॉल सुबह पुलिस को मिलती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 18 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब अतुल, इस इलाके के बारे में जरा बताइए, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि संकरा इलाका मुझे नजर आ रहा है, तारों का जंजाल मुझे नजर आ रहा है। और इस बिल्डिंग के बारे में भी बताइए। जब होटल का निर्माण किया जाता है तो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है, वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की जाती है अगर आग जैसी कहीं पर कोई घटना हो जाए। क्या यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था? और 20 लोगों की मौत हो गई है। तो जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये आंकड़ा 2 लोग और बढ़ गए हैं। तो अपनी बात कंप्लीट करिएगा। 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इतना दर्दनाक हादसा है। अतुल, कंप्लीट करिए। बिल्कुल प्राची, देखिए 20 लोगों की मौत जो है वो इस अग्निकांड के अंदर अब हो चुकी है। और आप देखेंगे ठीक जो कोने पर आप देखेंगे वही जो लेमन ग्रीन इन रेस्टोरेंट कम ये होटल है जिसके अंदर 20 से 25 रूम बताए जाते हैं। कई फॉरेनर्स भी इसके अंदर यहाँ पर रुके हुए थे और इसके अंदर अब 20 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। तो जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ, क्योंकि लगभग 9:15 बजे की कॉल जो है वो पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिलती है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंचती है। आग एकाएक, क्योंकि जो बिजली की तारें बताया जा रहा है कि बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट हुआ। और आप देखेंगे पूरी इस गली के अंदर भी देखेंगे तो तारों का जाल किस तरीके से फैला हुआ है। और जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के पहले विधायक भी यहां पर आए थे, उन्होंने भी यह बात कही कि यहां पर बिजली की तारों से आग लगी, तो मानकर यही चला जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। उसके बाद यह आग जो है वो एक फैलती है, बेसमेंट से शुरू होती है और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो दिल्ली फायर सर्विस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कर चुकी है। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों को, गंभीर रूप से जो घायल लोग थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और ये आप देखिए पूरा पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वो यहां पर मौजूद हैं। और क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया गया, क्योंकि लोग बुरे तरीके से फंस चुके थे, जो आसपास के लोग थे वो भी मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आग काफी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग चारों तरफ फैल चुकी थी बिल्डिंग के अंदर और उसके बाद क्योंकि बिल्डिंग में पूरा धुआं भर चुका था और जो आग काफी ज्यादा थी, इसलिए जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई। और इसी बीच अब आंकड़ा आ चुका है कि 20 लोगों की
मौत इस पूरे दर्दनाक हादसे के अंदर हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अभी भी लगातार जो ये होटल है इसका पिछला हिस्सा जो है वहां पर इस तरीके की स्टेयर्स सीढ़ियां लगाकर जो है वो कोशिश की जा रही है कि और अंदर जाया जा सके, कुछ और क्या लोग अंदर अभी फंसे हो सकते हैं, कुछ और बॉडीज क्या रिकवर हो सकती है। लेकिन क्योंकि आंकड़ा अभी 20 का है, ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों को अस्पताल में सीरियस जो घायल है उनको अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल पुलिस की और फायर ब्रिगेड की कोशिश यही है कि अगर कुछ और लोग अंदर फंसे हो तो उनको निकाला जाए। लेकिन क्योंकि ये आग सुबह लगभग 9:15 बजे लगी, 9 बजे के करीब जो पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और अब लगभग 12:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो अभी आप देखेंगे पानी का छिड़काव यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो अभी क्योंकि आग जो है वो पूरे तरीके से अब इसको काबू कर लिया गया है, कूलिंग प्रोसेस जो है वो अभी यहाँ पर चल रहा था। लेकिन इस पूरे अग्निकांड के अंदर 20 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। और अभी भी आप देखेंगे कि होटल के पिछले हिस्से से यहां से आप देखेंगे कि जो शायद ये लगता है कि ये बिजली विभाग से ये लोग हो और जो आसपास की तारें हैं उनको यहां से हटाने की कोशिश यहां पर की जाए। लेकिन ये बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो आग जिस तरीके से विकराल रूप धारण करती है, कई लोग उसके अंदर फंस जाते हैं, जिसमें 20 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। आखिर किस तरीके से ये आग लगी, अभी तक ये मानकर चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और उसके बाद जो है आनंद फानन में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। लेकिन आप देखेंगे ये पूरा इलाका काफी तंग गलियां हैं यहाँ पे, मालवीय नगर का जो इलाका है। और फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां हमने यहाँ पर देखी, लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर आ रही थी और उसके बाद यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया जाता है। लेकिन अब तक इस पूरी घटना के अंदर 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, ये तंग गलियां हैं ऐसा देखने को मिल रहा है, रिहायशी इलाका है ऐसा भी तस्वीरों में देखकर समझ में आ रहा है और आसपास कई दुकानें भी हैं ऐसा भी देखकर तस्वीरों में समझ आ रहा है। ये आग अगर फैलती तो हादसा और भी ज्यादा विकराल हो सकता था। अतुल, ये होटल के बारे में जरा बताइए, इस इमारत के बारे में जरा बताइए, कितनी मंजिला ये इमारत थी, तकरीबन कितने कमरे इस होटल के अंदर हो सकते हैं और कितने लोग हो सकते हैं जो होटल में फंसे थे, जिनमें से 20 मर गए, 37 को रेस्क्यू किया गया, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, कितना आंकड़ा हो सकता है? देखिए अभी मैं आपको ये होटल क्योंकि बैक साइड है और आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 फ्लोर का ये होटल है और 4 फ्लोर के होटल के अंदर आप सामने आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद है, बैक साइड है होटल की और इसी के अंदर बेसमेंट में आग लगती है। जो ये होटल है इसका नाम है लेमन ग्रीन इन और इसके अंदर यहां पर जो है बेसमेंट से आग शुरू होती है और आग धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लेती है, अपनी चपेट में ले लेती है। ये आप गलियां देखेंगे, ये तंग गलियां हैं मालवीय नगर की। आप बिजली का पूरा यहां पर तारे देखेंगे किस तरीके से तारे जो है वो यहां पर फैली हुई हैं। आसपास आप देख सकते हैं काफी दुकानें हैं और जो ऊपर तक देखेंगे आप 3 से 4 फ्लोर तक यहां पर घर बने हुए हैं और इसी के आगे ये जो लेमन ग्रीन इन होटल है जिसके अंदर नीचे रेस्टोरेंट है, बेसमेंट है और उसके ऊपर 20 से 25 कमरे जो है वो इस होटल के अंदर बताए जाते हैं, जिसके अंदर बेसमेंट से आग लगती है। लगभग सुबह 8:45 बजे जो है कॉल होती है, पुलिस कॉल होती है और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू होती हैं। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस यहां पर पहुंचती है, जब तक जो आग है उसने पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। यही कारण है जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग जो है वो ऊपर से इस होटल के कूद रहे हैं और उसके बाद क्योंकि नीचे कई लोगों ने रजाइयां या जो बड़े बड़े रुई के गद्दे जो है वो यहां पर लगाए थे ताकि अगर लोग ऊपर से कूदे तो उनको चोट ना आए। लेकिन कई लोगों को इसके अंदर चोटें आई हैं और उसके बाद क्योंकि आप बिल्डिंग पूरी देखेंगे, इस बिल्डिंग ये पूरी आग की चपेट में आ जाती है और इसके बाद जब फायर ब्रिगेड के लोग हैं और इसके अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचते हैं, जितने भी लोग हैं उनको रेस्क्यू कराया जाता है। लगभग 37 लोगों को यहां से रेस्क्यू कराया गया और इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन 20 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक फायर ब्रिगेड यानी कि दिल्ली फायर सर्विस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस कर चुकी है। तो कैसे ये पूरा अग्निकांड हुआ, ये अब क्योंकि निश्चित रूप से कई सवाल उठेंगे कि कैसे इन तंगकलियों के अंदर ये होटल यहां पर चल रहा था, कैसे इसके अंदर आग लगती है, क्या कोई आग बुझाने के जो यंत्र हैं वो जो उपकरण हैं वो इसके अंदर थे या नहीं थे और आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा होता है जिससे 20 लोगों की मौत हो जाती है। तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। मैं आपको एक बार फिर से प्राची ये पूरी गली जो मालवीय नगर की जिसके अंदर ये होटल है वो मैं आपको दिखाता हूं। आला पुलिस अधिकारी आप देख सकते हैं यहां पर मौके पर मौजूद है और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहां पर आप देख सकती हैं। पूरा जो एरिया है उसको कवर जो है वो दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड ने यहां पर किया हुआ है। तमाम इलाके के जो साउथ दिल्ली के जो SHOs हैं वो यहां मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश सबकी यही है कि अगर कोई अभी अंदर हो तो उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आप देखेंगे कि लगभग आप आग पर पूरे तरीके से यहां पर काबू पाया जा चुका है।
20 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर दिल्ली फायर सर्विस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, ये अभी तफ्तीश की जाएगी। लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर ये लगता है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी और उसके बाद ये जो पूरी बिल्डिंग है, जो पूरी इमारत है लेमन ग्रीन इन होटल की, वो पूरे तरीके से आग के पूरी चपेट में आ गई, जिसके अंदर फंसने से, जलने से 20 लोगों की मौत हो गई। तो एक बड़ा हादसा, देखिए अभी प्राथमिकता तो यही है कि अंदर अगर कोई फंसा हुआ है, अंदर अगर कोई जिंदगी बाकी है, अगर कोई अंदर जान बाकी है या कोई शख्स बाकी है तो उसे बाहर निकाला जाए। प्राथमिकता यही है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए, जैसा आप बता रहे हैं कि काबू पा लिया गया है। और जो यहां पर बिजली के तार हैं उनको डिसमेंटल कर दिया जाए ताकि आग का खतरा ना बढ़ जाए, ताकि आसपास का इलाका सुरक्षित रहे। ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू इस आग का है वो ये है कि किसकी लापरवाही की वजह से 20 लोगों की जान गई है, किसकी लापरवाही की वजह से 37 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, किसकी लापरवाही की वजह से अफरा तफरी का माहौल सुबह सुबह बन जाता है। ये जो होटल यहां पर बनाया गया था, क्या इसकी बाकायदा इजाजत ली गई थी, बाकायदा परमिशन ली गई थी? और जितने कमरों की परमिशन ली गई थी, क्या उतने कमरे यहां पर बनाए गए थे? क्या सेफ्टी मेजर्स का पालन किया गया था? क्या फायर सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए थे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। क्योंकि शुरुआत में तो ये समझ में आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी और इस होटल में शायद इतनी जगह नहीं होगी अतुल, जैसे विजुअल्स हम देख रहे हैं, जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोगों को बालकनी से कूदना पड़ रहा है या लोगों को पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल से कूदना पड़ रहा है। तो शायद इतना कंजेस्टेड ये होटल होगा कि लोगों को भागने दौड़ने की जगह नहीं मिली और उन्हें कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। बिल्कुल, देखिए ये आप देखिए कि ये जो गली है, इसके ये बैक साइड में जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है उसके ठीक में इस होटल का फ्रंट है और ये उसकी बैक साइड है जहां पर पूरा जो दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, पूरा जो जगह है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखिए फायर ब्रिगेड के लोग हैं, निश्चित रूप से कई सवाल इसके ऊपर अब उठेंगे कि आखिर किन कारणों से आग लगी। क्या सेफ पैसेज यहां पर बनाया गया था कि कोई भी ऐसी आपातकाल कोई इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें लोगों को कैसे निकाला जाए, क्या इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए इस होटल के अंदर और क्या फायर ब्रिगेड की तरफ से इनको कोई एनओसी मिली हुई थी? तमाम तफ्तीश है जो अभी होनी है। लेकिन अभी क्योंकि अग्निकांड इतना बड़ा है, ये पूरा जिस तरीके से 20 लोगों की मौत इसके अंदर हो चुकी है और प्राची जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि कई लोगों को गंभीर हालत के अंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने देखा कि कैसे जब यहां से बॉडीज को लोगों को निकाला जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था तो उनकी हालत भी काफी गंभीर थी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह आंकड़ा 20 तक रुक जाए तो शायद बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 37 लोगों को जिनको रेस्क्यू अलग से फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस ने कराया था उनमें से भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरे यहां पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहां पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम तफ्तीश यहां पर की जाएगी। लेकिन पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही थी और इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस की पहली प्रायोरिटी यही थी कि जो भी लोग फंसे हो उनको निकाला जाए क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंचती तब तक आग जो है वो काफी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आई विटनेस है, क्या नाम है सर आपका? सर करण नाम है मेरा। क्या आपने क्या देखा यहाँ पर जब सर जब तक मैंने देखा तब तक इतनी आग नहीं लगी थी, तब धुआं निकल रहा था, तब तक कुछ ना कोई काबू पा सकते थे, लेकिन लोग कूद रहे थे ऊपर से घबराहट के मारे। यहाँ गद्दे बिछा रखे थे, यहाँ कॉलोनी वालों ने काफ़ी हेल्प की है इसमें से, ठीक है। जब आग ने मैसिव रूप लेना शुरू किया तब वो रूप मैसिव रूप आग का ये था। तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची यहाँ पर? फायर ब्रिगेड सर मेरे को पूरा अंदाज़न नहीं है पर 1-2 घंटे मैंने सुनने में जो आया है, तो 1-2 घंटे। ये जब हम एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे और ये जो बंदे कूदे हैं ऊपर से पाइप से, यहाँ से एक लेडी कूदेंगी और उनका हस्बैंड कूदेगा। ये फायर अब आग लग चुकी थी प्रॉपर। देखिए किस तरीके से मैं मोबाइल में विजुअल दिखा रहा हूँ, किस तरीके से जो आसपास की फार्मिंग की शॉप्स है उन लोगों ने यहाँ नीचे गद्दे बिछाए क्योंकि लोग ऊपर से कूद रहे थे। तो अब मैं मोबाइल पे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग खिड़कियों से नीचे कूद रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पर एक फैमिली जो है वो खिड़की से नीचे कूदती है, लोगों ने नीचे, क्योंकि 3rd फ्लोर है और यहाँ नीचे ऊपर आप देख सकते हैं कि धुआं इसके अंदर पूरा निकल रहा है। नीचे लोगों ने गद्दे यहाँ पर बिछा दिए ताकि लोग ऊपर से नीचे कूदे तो उनके चोट ना लगे। और आप देखिए इन विजुअल जो मोबाइल के अंदर विजुअल जो आई विटनेस है, जब आग अभी शुरू हुई थी उस समय इतनी विकराल हो चुकी थी। और देखिए कि यहाँ पे लोग कूदे, देखिए ये यहाँ पर एक शख्स कूदा है, आप ये देखेंगे कि ये ऊपर से कूदा है, गद्दे के ऊपर गिरता है और गद्दे लोग इसलिए बिछाते हैं ताकि ऊपर से लोग कूदे तो उनको चोटें ना आए। कुछ और तस्वीरें हैं जो मैं इन मोबाइल में दिखाऊंगा। देखिए जब आग बढ़ जाती है तो उस समय की तस्वीरें यहाँ पर आई विटनेस है जो कि उन्होंने ये पूरी आग यहाँ पर देखी, आग जो है वो इस तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी थी। तो पहले आग जो है वो लगती है, पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, उसके बाद धीरे धीरे आग जो है बढ़ना शुरू होती है। नीचे
नीचे लोग गद्दे बिछा देते हैं ताकि लोग जो ऊपर से कूदे तो उनको चोटें ना आए, लेकिन कई लोगों को इसमें चोटें। देखिए आप देख सकते हैं नीचे लोगों ने यहाँ गद्दे बिछा दिए थे, लोग जो है वो यहाँ से सीढ़ियों से उतर रहे हैं, गद्दे यहाँ पर बिछाए गए थे ताकि लोग ऊपर से कूदते हैं तो उनके चोटें ना आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय सिचुएशन किस तरीके की रही होगी, लोग कितना घबरा रहे थे, ऊपर से कूद रहे थे क्योंकि होटल के अंदर आग चारों तरफ फैल चुकी थी। और क्या आपने क्या देखा उस समय, क्या उस समय जो पुलिस कितनी देर में पहुंची, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? तो आ गई थी ऑन द स्पॉट, पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस भी काफी लोगों के साथ, लोकल्स के साथ जाके हेल्प कर रही थी। पुलिस ने भी अच्छा काम किया है, काफी तो स्टाफ के मतलब जो नॉर्मल ड्रेस में आते हैं वो भी कर रहे थे, काफ़ी गद्दे बिछा के काफ़ी लोगों ने बहुत मदद की है। ऑलमोस्ट लोकल्स ने तो ऑलमोस्ट बहुत मदद की है। कौन लाता है अपने घर से गद्दे ला के सबकी फिर हेल्प, लोगों को खुद पकड़ने में चोटें लगी हैं, उनको भी ब्लीडिंग हुई है और फिर अपनी गाड़ी में भी डाल के लेके गए हैं। और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को जल्दी आ जाना चाहिए था जब तक धुआं निकल रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली फायर ब्रिगेड। गलियां भी यहाँ पर काफी तंग है वैसे। हाँ, गलियां बहुत कम तंग हैं, ऊपर से ट्रैफिक। कितने रूम है इस होटल के अंदर? इसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कितने 4 मंजिला होटल है? 4 मंजिला होटल है ये। कितने लोग होते हैं? अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे अग्निकांड में। मेरे ये ऑलमोस्ट ना ज्यादातर मैक्स के पेशेंट्स रहते हैं तो ऑलमोस्ट ये होटल फुल ही रहता है। मैक्स के पेशेंट रहते हैं इसके अंदर? अच्छा, जो हॉस्पिटल में होते हैं वो यहाँ पे रूम ले लेते हैं? हाँ, या उनके गेस्ट होते हैं उनको रुकना होता है तो या। तो प्राची, सुना आपने जो बिल्कुल पास ही यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल है, तो जैसे उनके कोई रिलेटिव यहाँ पर आते हैं तो वो इस तरीके के होटल यहाँ पर रूम ले लेते हैं। और एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं जो सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि इस होटल में सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत दिल्ली सरकार से ली गई थी। आपको जानकारी दे दें कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से इसे लाइसेंस मिला हुआ था, जिसके तहत सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, जबकि इस होटल में 25 कमरे चल रहे थे और कमरे बेसमेंट में भी थे। अब ये लापरवाही ऐसे उजागर होती है और इन लापरवाहियों का नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनकी कोई गलती नहीं होती। अब इन 20 लोगों का क्या कसूर था जो इस होटल में कमरा लेकर रह रहे थे, जिनकी आज जान चली गई, या वो 37 लोग जो बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, उनका क्या कसूर था? क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर यह होटल चलाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों को ताक पर रखा जा रहा था, लेकिन कानो कान प्रशासन को खबर नहीं होती है, कानो कान सरकार को खबर नहीं होती है। और जब कोई बड़ा हादसा होता है, जब 20 लोगों की जान चली जाती है, जब 20 लोगों की जिंदगी छिन जाती है, तब जाकर जांच होती है और आनन फानन में पता लगाया जाता है कि कितनी खामियां थी इस होटल में या इस जगह पर जहां ये हादसा हुआ है। अब कुमार, ये जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि यहाँ 6 कमरे बनाने का लाइसेंस था लेकिन 25 बना लिए गए और कानो कान किसी को खबर नहीं होती है। देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं, जब साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज हुए थे तो उस समय जो है दिल्ली सरकार में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी बेड एंड ब्रेकफास्ट का। इसमें यह था कि कुछ समय के लिए जैसे कहीं पे भी कोई दिक्कत हो किसी को ठहरने की और खाने की, तो ये इसी स्कीम को उस वक्त लॉन्च किया गया था और उसी स्कीम के तहत जो है इसको सिर्फ इस होटल को 6 कमरे चलाने की इजाजत दी गई थी। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन ये अवैध तरीके से 25 कमरे जो है चला रहा था। सबसे पहला सवाल, क्या इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को नहीं थी? बिल्कुल होगी, 100% होगी, अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, क्या दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं होगी? 100% होगी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या दमकल विभाग को इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी? इस बात की तमाम जानकारियां जो है दमकल विभाग को भी होगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई होती तो इन 20 मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता था। जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये कि जो मौतों का आंकड़ा है, जो डेथ नंबर है, वो अभी इस पूरे हादसे में बढ़ सकता है। बेहद दर्दनाक हादसा, जिस तरीके से आग लगी, आग की लपटें धू 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 करके पूरे होटल को अपनी चपेट में ले रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे और दमकल के कर्मचारियों ने हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक 37 लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत जो है दिल्ली सरकार की तरफ से इस होटल को लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन सिर्फ 6 कमरों का, एक बार फिर बता दूं, सिर्फ 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत लाइसेंस दिया गया था। साल 2010 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, और उस स्कीम के तहत ये जो है 6 कमरों को चलाने की इजाजत थी, लेकिन ये 25 कमरे चला रहे थे और 20 लोगों की इस पूरे मामले में मौत जो है वो हो चुकी है, जो कि बेहद दर्दनाक है।
सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कौन विभाग जो है इसकी आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी लेगा, किस पर कार्रवाई होगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन कार्रवाई होने के नाम पर कुछ अधिकारियों को, कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ये जिंदगियां वापस लौट पाएंगी, अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। परिवार वालों के आशियाना, जो उनके घर के चिराग थे वो बुझ गए हैं। फिलहाल कुछ जिंदगियां भी जो है दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हैं, जिसमें मैक्स साकेत हॉस्पिटल है जो जहां घायलों को एडमिट कराया गया है। जैसा आप कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार ये सिस्टम है ना, जो अंधा बना रहता है, जो गूंगा बना रहता है, जो बहरा बना रहता है, जिसे तभी जिसकी नींद टूटती है जब कोई हादसा होता है, जब लोगों की जान चली जाती है। अब आप सोचिए, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि 6 कमरों की इजाजत थी, 6 कमरों का लाइसेंस था, लेकिन 25 बना दिए गए। जी सोनू, बताइए, कोई और जानकारी है? देखिए, एक और जानकारी है, जैसा मैंने अभी महज 10 सेकंड पहले कहा था कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसमें अब जो मौत का आंकड़ा है वो 21 तक पहुंच गया है, यानी 21 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स की और मौत हुई है। हालांकि इसमें बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी है उसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राची, तो ये जो है एक बड़ी घटना है, बड़ा नंबर है, और लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले पर लगी हुई है। तमाम अधिकारी मौके पर हैं, दमकल विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 37 लोग हैं जिनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस होटल की निकल कर सामने आ रही है, जैसा मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत इस होटल को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत थी। लेकिन देखते ही देखते ये 6 कमरे 25 में तब्दील हो जाते हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अब हालात आप देखिए ना, जिस एरिया को 6 कमरे बनाने का लाइसेंस मिला है, अगर वहां 25 कमरे बना लिए जाएंगे तो कितना कंजेस्टेड एरिया होगा। और जहां बेसिक लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया है, वहां बाकी फायर सेफ्टीज का या सेफ्टी मेजर्स का कितना उल्लंघन किया गया होगा, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अतुल, चूंकि आप तो मौके पर ही मौजूद हैं, आप तो पूरे इलाके को भी देख रहे हैं, इस एरिया को देखकर क्या आपको ये समझ में आता है कि एक ऐसी जगह है जहां 6 की जगह 25 कमरे वाला होटल बना दिया जाए? बिल्कुल, देखिए प्राची, बहुत बड़ी चूक, क्योंकि 6 कमरों के होटल के लाइसेंस के अंदर अगर आप 25 रूम बनाते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मिली भगत से इस होटल के अंदर ये रूम बढ़ाए गए होंगे, बनाए गए होंगे। एक बार फिर सिचुएशन में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तमाम पुलिस आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है, क्राइम टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। जितने भी लोग घायल थे, पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। हमें यह बताया गया है कि अंदर अब कोई भी बॉडी जिंदा या किसी की बॉडी जो है वो अब इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है। जितने भी लोग थे उनको रेस्क्यू करा लिया गया है। तो फिलहाल सभी लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 21 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक फायर ब्रिगेड की तरफ से और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और आप देख सकते हैं तमाम पुलिस आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। कितने बच्चों की इसमें मौत हुई है, कितने बड़े, कितनी इसमें महिलाएं थी, कितने इसमें जो है वो पुरुष थे, ये पूरी तफ्तीश अब यहां पर की जाएगी। लेकिन हादसा इतना बड़ा है कि 21 लोगों की जिंदगी, ये पूरे जो होटल है इसके अंदर जब आग लगी, इसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अभी तफ्तीश यहां पर की जा रही है। निश्चित रूप से क्या क्या खामियां थी, कैसे इस होटल के अंदर इतने रूम एक्स्ट्रा बनाए गए, किस तरीके से यहां पर कैसे एमसीडी की लापरवाही थी, किन लोगों की लापरवाही थी, ये तमाम तफ्तीश होंगी। लेकिन हादसा इतना बड़ा था, आग इतनी जो एकदम से फैली कि 21 लोग इसके अंदर मर चुके। हमने देखा कि कई लोग, जो खिड़कियां आप देख रहे हैं, इन्हीं खिड़कियों से नीचे कूदे। और सामने आप देखेंगे अभी भी वो गद्दे यहाँ पर बिछे हुए हैं। जो आस पड़ोस के लोग थे, जो शॉप्स थी, उन्होंने अपने गद्दे यहाँ पर रखे ताकि ऊपर जो खिड़कियां हैं वो ऊपर से वो लोग कूदे तो नीचे जो गद्दे हैं उनके ऊपर गिरे ताकि उनके चोटें ना आए। और हमने विजुअल के अंदर आप देख रहे होंगे प्राची कि जो लोग ऊपर से कूद रहे हैं वो इन्हीं गद्दों के ऊपर गिर रहे हैं, क्योंकि आग पूरे तरीके से इस होटल को अपनी चपेट में ले चुकी थी। पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं जो है वो चारों तरफ से भर चुका था। यही कारण था कि लोग ऊपर से कूद रहे थे। जो लोग नहीं कूद सके वो अंदर ही जल के स्वाहा हो गए, उनकी अंदर ही मौत हो गई। कई लोगों की मौत जो है वो अंदर धुएं से, दम घुटने से हुई है। तो फिलहाल प्राची अभी का अपडेट ये है कि अब
अभी कोई भी अंदर शख्स नहीं है। जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन कई लोगों को घायल अवस्था में अतुल, अब देखिए आधिकारिक पुष्टि है जो पुलिस की तरफ से की गई है, जो प्रशासन की तरफ से की गई है, और उस आधिकारिक पुष्टि में 21 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब 40 और 21 का आंकड़ा भी अगर आप जोड़ दीजिए तो कुल 61 जिंदगियां थीं जो अंदर थीं, जिनमें से 21 लोगों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जिनको फिलहाल अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अब यह आंकड़ा क्या बढ़ सकता है, लोगों को कितनी गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि तस्वीर तो भयावह है, तस्वीर तो डराने वाली है। एक तरफ आग में लिपटा हुआ पूरा होटल नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जिंदगी को बचाने की जंग लोग किस तरीके से लड़ते हैं वो भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां गद्दे नीचे बिछा दिए गए, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं जैसे ही उन्होंने देखा कि अंदर लोग फंसे हुए हैं, चीख पुकार मच रही है। फायर सेफ्टी के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचते, या फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचते उससे पहले इन लोगों को बाहर निकालने, तो लोगों ने रजाइयां और गद्दे बिछा दिए थे और इसी पर लोगों ने कूदना शुरू किया। अब पहली मंजिल से, दूसरी मंजिल से, तीसरी मंजिल से, चौथी मंजिल से लोग कूद रहे थे, तो उनको चोटें भी आई हैं और इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन जिस सिस्टम के फेल्योर की, जिस सिस्टम की नाकामी की हम बात कर रहे हैं, कुमार जरा लेयर्स मुझे समझाइए। किसी भी एरिया में जब किसी होटल का निर्माण होता है, उसे लाइसेंस दिया जाता है, तो किन किन लेयर्स से होकर उसको गुजरना पड़ता है? कौन कौन सा डिपार्टमेंट सीधे तौर पर जिम्मेदार है इस घटना के लिए? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है और कोई लाइसेंस मिलता है तो उसमें पुलिस की एनओसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसके बाद दमकल विभाग की जरूरी होती है एनओसी, और उसके बाद जो है कंसर्न डिपार्टमेंट का लाइसेंस जो है उसमें दिया जाता है। तो इसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ हुआ और क्या कुछ रहा, हालांकि अभी जो है आपको बता दूं, कुछ जब चेंजेस हुए दिल्ली में, सरकार जब बदली तो दिल्ली पुलिस के पास तमाम लाइसेंसिंग की व्यवस्थाएं थी और इस रेस्टोरेंट को भी जो है लाइसेंस दिल्ली पुलिस को की तरफ से भी जो है दिया गया था, क्योंकि होटल के लाइसेंस भी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए जाते थे। हालांकि अब वो प्रावधान बदलकर जो है दिल्ली सरकार के अधीन आ गया है, वो पूरा कार्यक्षेत्र, पूरा विभाग, तो इसलिए अब दिल्ली सरकार का भी इसमें रोल है, क्योंकि दिल्ली सरकार का तब भी रोल था क्योंकि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो स्कीम है वो दिल्ली सरकार की थी। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस, दिल्ली दमकल विभाग और जो दिल्ली सरकार है, इन तीनों की भूमिका है, जो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी भूमिका है कि किस तरीके से जो है धड़ल्ले से, अनऑथराइज तरीके से 25 कमरों इसमें ऑपरेट हो रहे थे, जबकि 6 कमरों की इजाजत थी। बताया जा रहा है कुछ इसमें फॉरेन नेशनल भी हो सकते हैं, हालांकि अभी तक प्राची इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ अफ्रीकी मूल के जो नागरिक हैं वो भी रुके होने की खबरें आ रही हैं। अभी आधिकारिक तौर पर ना ही दिल्ली पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है और ना ही अभी जो मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि तमाम घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें मैक्स का साकेत का मैक्स हॉस्पिटल है, इसके अलावा एम्स ट्रॉमा सेंटर, पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल है। 21 लोगों की आधिकारिक पुष्टि का मैसेज जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से आ गया है। इंडिया टीवी की खबर पे मोहर लगी है कि 21 जो लोग हैं वो इस आग लगने के कारण चपेट में आए, जिसके चलते उनकी मौत हुई। कई लोगों की जलने के कारण हुई है, तो कई लोगों की बताया जा रहा है दम घुटने के कारण इसमें मौत हुई है। लेकिन अब कार्रवाई कैसी होगी आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है दिल्ली में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। विवेक विहार की घटना को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद ये 21 लोगों की मौत हो रही है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर लगाम लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही रटी रटाई कार्रवाई देखने को मिलेगी हमें, सोनू, जैसे हमें हर बार देखने को मिलती है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, और हो सकता है कि कुछ दिन अभियान भी हमें देखने को मिले जब लाइसेंस की हो और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि कहां पर क्या लापरवाही बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर जस की तस स्थिति हो जाती है, प्रशासन सोता है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है।